बताऊँ तिवारी जी, 2022 में जब मैंने प्रवेश किया था, जब शिंदे साहब और ये लोग सब गुवाहाटी चले गए थे, उस समय पर अपने पिता के लिए एक गाड़ी के ऊपर खड़े रहकर भाषण कर लोगों को कन्विंस करने वाला, अपनी बात रखने वाला एक नेता हमने श्रीकांत शिंदे के माध्यम से देखा है। ऐसे प्रार्थना ऐसी है प्रशासन से कि ये एसिड कारखाने या ये प्लेटिंग कारखाने, इनको जो एसिड दिया जाता है उसका मंथली एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि उस एसिड का उन्होंने कितना यूज़ किया है। इनके पास जरा भी स्टॉक में एसिड नहीं होना चाहिए, किंतु जो एसिड उनको कैसे अवेलेबल हुआ ये बहुत बड़ी इंक्वायरी की बात है, क्योंकि कारखाने के काम के लिए लाया हुआ एसिड एक दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए नहीं है। आप देख रहे हैं जस्टिस। दिंडोशी वार्ड क्रमांक 42 में मॉनसून तैयारियां, अवैध कारखाने और योजनाओं पर वैभव भरटकर ने दिया जवाब। मुंबई शिवसेना दिंडोशी विभाग प्रमुख व वार्ड क्रमांक 42 की नगर सेविका धनशिव भरटकर के पति वैभव भरटकर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, जिसमें आने वाले मॉनसून से पहले वार्ड में की जा रही तैयारियों और स्थानीय समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान मनपा पी पूर्व विभाग की स्थिति को लेकर कई गंभीर मुद्दे सामने आए। क्षेत्र में अधिकतर स्लम एरिया होने के कारण छोटे बड़े नालों और पोयसर नदी में गंदगी का जमाव बना हुआ है, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और डेंगू, मलेरिया व टाइफाइड जैसी बीमारियों से स्थानीय लोग परेशान हैं। लोगों में यह सवाल भी बना हुआ है कि मच्छर मारने के लिए धुआं छोड़ने वाली फॉगिंग मशीन कब नियमित रूप से चलाई जाएगी। इस पर वैभव भरटकर ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस बार भी मानसून की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। छोटे बड़े नालों की सफाई बड़े पैमाने पर चल रही है। बीएमसी भी इस काम में तेजी से जुटी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब नालों में उतरकर साफ सफाई कराई गई थी और यह सरकार काम करने वाली सरकार है। साथ ही उन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 42 में मच्छरों से बचाव के लिए फॉगिंग का काम लगातार जारी है। पाल नगर क्षेत्र में अवैध कारखानों का मुद्दा भी चर्चा में रहा, जहां मात्र 600 रुपए के विवाद में झगड़ा इतना बढ़ गया कि 6 से 7 लोगों पर एसिड अटैक की घटना सामने आई, जिसमें कई लोग शताब्दी अस्पताल में भर्ती हो गए, जिन्हें वैभव भरटकर स्वयं अस्पताल जाकर मिले भी। इस पर उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों कंपनियों के लोगों के बीच आपसी विवाद में एक दूसरे पर एसिड फेंका गया, जिसमें एक कंपनी के 1 और दूसरे कंपनी के 6 लोग घायल हुए हैं और उनका इलाज शताब्दी अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद उन्होंने बीएमसी और प्रशासन को लिखित रूप से मांग किया है कि हर कंपनी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एसिड का रिकॉर्ड रखा जाए। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई कंपनियों के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लाइसेंस नहीं है और वे अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा शुरू की गई लाडली बहन योजना के कई महीनों से बंद होने को लेकर उठ रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि पहले कई ऐसे लोगों ने फॉर्म भर दिए थे जिनके पास 4 व्हीलर वाहन या सरकारी नौकरी थी, उस समय सत्यापन नहीं हो पाया था। अब जैसे जैसे वेरिफिकेशन हो रहा है वैसे वैसे उन्हीं लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं जिनके पास आय का स्रोत है, जबकि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को योजना का लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। वहीं जाम ऋषि नगर इलाके में बिजली चोरी के मामले पर अदानी इलेक्ट्रिक के अधिकारी मिहिर साहब द्वारा की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए सवाल किए गए तो इस पर वैभव भरटकर ने कहा कि पहले टैरिफ मीटर के माध्यम से बिजली सप्लाई की जाती थी, लेकिन कुछ लोग 1 मीटर के जरिए अवैध तरीके से 1 से 1.5 लाख रुपए तक कमा रहे थे और अदानी को मात्र 5,000 रुपए ही जमा करते थे। ऐसे में इस तरह की अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई होना जरूरी है और आगे भी होगी। मनपा के बुआ सालवी मैदान में काम करने वाले कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिलने के मुद्दे पर भी उन्होंने चिंता जताई। कहा कि इस समस्या का समाधान जल्द होगा। राजनीतिक स्तर पर शिवसेना सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के बयान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नक्सलवाद की बीमारी पैदा की थी और उनकी सरकार ने इसका इलाज किया है। साथ ही डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वे पिछले 3 बार से सांसद है और संसद में जो भी मुद्दे उठाते हैं उसे पूरी तैयारी के साथ रखते हैं। उन्होंने लोकसभा में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था और जब वे बोलने के लिए खड़े होते हैं तो विपक्ष में हलचल मच जाती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए एकनाथ शिंदे ने पूरी कमान डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को सौंपी है। वे संगठन कौशल में माहिर हैं और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा है। हाल ही में उन्होंने राज्य के लोकसभा क्षेत्रों के संपर्क प्रमुखों की घोषणा में मुंबई की जिम्मेदारी संभाली है और लोकसभा चुनाव से पहले शिवसेना पूरी तरह से एक्शन मोड में आकर अपनी तैयारियों में जुट। दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आज मेरा सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में शिवसेना के विभाग प्रमुख दिंडोशी आज हमारे बीच में वैभव भरटकर साहब उपस्थित है, जिसकी धर्मपत्नी वार्ड क्रमांक 42 में नगर सेविका है। उस मुद्दे पे मैं हम जानने के लिए कुछ मुद्दे हैं जो इस क्षेत्र के हैं मानसून के पहले, उस मुद्दे पे हम चर्चा करने के लिए आए हैं उनके वजह। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। वैभव दादा, मैं सबसे पहले मेट्रो दिनांक चैनल और जस्टिस 24 की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मानसून की कैसी तैयारी? मानसून की तैयारी हर साल के प्रति जैसे करना पड़ती है उस तरीके से साफ़ सफाई, नाले मेजर नाले की सफाई, माइनर नाले की सफाई,
विभाग में जहाँ जहाँ पर ऐसा लगेगा हमें कि यहाँ पे पानी भर सकता है या छोटे नाले हैं, गटर है, सब साफ सफाई का काम जोरों पर चल रहा है पूरे प्रभाग में। आप देखोगे कुरार नाला हुआ, मेरे प्रभाग से जो स्टार्ट होता है कुरार नाला हुआ सालवी मैदान तक, उसकी सफाई जोरदार शुरू है। अंदर ही जितने नाले महेश्वरी नगर का है, पिंपरी पड़ा का है, सब नालों की सफाई बड़े पैमाने पर चल रही है। मगर इस तरह से दादा आप जानते हैं कि पोखलन जीसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि मैं वार्ड क्रमांक 28 में राजपति यादव गौरव ने उन्होंने साफ़ सफाई किया, उन्होंने गाइडलाइन दिया, डेडलाइन दिया, कितने दिन में नाले की सफाई हो जाएगी बड़े नाले की। मैं मानता हूँ कि थोड़ा ही आपका एक क्षेत्र है बड़े नाले की, मगर बड़े नाले और छोटे नाले जो कोयसर रिवर के नाम से सुप्रसिद्ध है, कितने दिन में साफ हो जाएगा? MCGM ने अपना एक ऐप्स बनाया है। ऐप के ऊपर हर नाले का आप वार्ड नंबर और डालोगे तो उसके ऊपर डिटेल्स है, ये नाला कितने परसेंटेज उसका क्लीनिंग हो गया है, वो सबके लिए सार्वजनिक किया है महानगर पालिका ने। कोई भी सामान्य नागरिक नाले की सफाई कितने लेवल पे कहाँ तक हुई है, इस बारे में डायरेक्ट जानकारी अभी ले सकता है। पहले हम लोगों को पूछना पड़ता था या जाकर देखना पड़ता था, अब ऑनलाइन भी देख सकते हैं। हर चीज़ के फ़ोटोज़ वगैरह वो लोग एवरीडे के अपलोडेड रहते हैं और कितने परसेंटेज काम कितने दिन में कर रहे हैं, वो सब सारी डिटेल्स उसमें है। तो वो तो महानगर पालिका ने ऐप जारी करके सामान्य लोगों को एक अच्छी राहत दी है कि जो लोग परेशान हो जाते थे कि हमारे इधर का नाला हुआ कि नहीं, और नहीं हुआ रहेगा तो उसमें आप डायरेक्ट कंप्लेंट भी कर सकते हैं। ऐसी भी सुविधा उन्होंने उसमें करके दी है। बहुत अच्छे पैमाने पर नालों की सफाई मुंबई में इस बार चल रही है, क्योंकि ये सरकार काम करने वाली है। शिंदे साहब खुद जब मुख्यमंत्री थे तब खुद नालों में उतर के उन्होंने ये सब चीज़ की। मीठी नदी हो, हमारी कांदिवली की पोईसर नदी हो, कांदिवली की धानुकरवाड़ी जाने वाली नदी हो, गोरेगांव के नाले, उसमें सब खुद शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने उतर कर देखा। उस समय से अधिकारियों को जैसे कान कोई घुमाकर काम कराता है कि वो हर चीज़ की डिटेल्स उनको वहाँ पर महानगर पालिका में अभी सबमिट करनी पड़ती, वरना इसके पहले मीठी नदी साफ हुई नहीं, किसने देखा नहीं, पर उसके अंदर का कचरा कोई खा के भलता ही गया, वो मशीनरी नहीं दे पाया। ये सारी घटनाएं मुंबई करो को या सामान्य लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं, सबके ज़बान पर है। मगर दादा जिस तरह से मेरा सवाल है कि पी उत्तर विभाग, पी उत्तर पूर्व में जो वार्ड आता है, जैसे कि ये स्लम एरिया सबसे ज़्यादा है, उसमें नाले गटर ज़्यादा खुले हैं, मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है, मलेरिया डेंगू जैसे भयंकर बीमारी के लोग चपेट में आ रहे हैं, मगर जो धुआं मारने वाले हैं, जो मशीनें हैं, वो गायब है। उस पर क्या कहना है? हमारे प्रभाग में हम लोगों को एवरी सैटरडे, संडे, मंडे, वो लोग अपने मशीनरीज कम होने की वजह से हर प्रभाग में एक दिन देकर अपना काम करते हैं और व्यवस्थित। मेरे ख्याल से हमारे प्रभाग में तो फॉगिंग चल रहा है, उसमें कोई मेरे प्रभाग, हमें जो प्रभाग क्रमांक 42 है उस बारे में तो कहूँ तो वो लोग अपना फॉगिंग का काम कर ही रहे फिलहाल तो। दादा आपको एक बात, कुछ दिन पहले आपके वार्ड, इसी वार्ड में अंबेडकर नगर क्षेत्र में पत्थर की बरसात हो रही थी, लोग परेशान थे, भयभीत थे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किए, जिसके लेकर के मैंने भी आपसे संपर्क किया था। लोग ने मेरी पास शिकायत की थी, क्या उस पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए, जो हमारे प्रभाग को लगकर एक 54 एकड़ का मालाड रिजर्वायर है, मालाड रिजर्वायर 2-3 जगह से टूटा हुआ है। तो प्रभाग में गर्दुल्ले जो हम कहते हैं, जिन्होंने चरस का अधीन जो बच्चे लोग हैं, ऐसे लोग कुछ उस दीवार के पीछे जाकर अपना काम होने के बाद वहाँ से लोगों को परेशान करने के लिए पत्थरबाजी करते थे। तो ऐसे कुछ लोगों को पकड़कर पुलिस ने अंदर भी डाला। जब आपने मुझसे बारे में कहा तो मैंने खुद DCP साहब और सीनियर साहब से बात किया। उसके बाद उन्होंने व्यवस्थित वहाँ पे क्राइम वालों ने जाल बिछा करके ये पत्थर आते कहाँ से हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, किसी भी विभाग में एक अफवाह फैलने लगी, उसका फ़ायदा लेने वाले विभाग के भी कुछ नालायक लोग रहते हैं। तो हम लोगों के लोग जब पतरे पे खड़े रहते थे, जब अपने हमारे जो सब कार्यकर्ताओं को मैंने कहा, तो पतरे पे तो कोई दीवार तक वहाँ से आ रहे थे, वो तो मालूम पड़ा, और उसके बाद जब ये लोग नीचे आ जाते तो यहाँ से भी आने शुरू हो जाते थे। तो ये इतना कोई बड़ा ऐसा विषय, किसी को जख्मी नहीं हुआ, कोई कुछ हुआ नहीं, पर ये पत्थर वो गर्दुल्ले लोग चला रहे थे जो उनको हमने बंद कराया। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आज जिस तरह से कल पाल नगर में एसिड कंपनी के लोगों ने मात्र 600 रुपये के लिए एसिड फेंक दिया, जिसमें 6 से 7 लोग घायल हुए, जो कि अपने शताब्दी हॉस्पिटल में एडमिट है। ऐसे अवैध जो कारखाना चलाने वाले हैं, इनकी ऊपर क्या आपकी भूमिका होगी, उसमें बताइए। कल मेरे प्रभाग में पाल नगर में 2 एसिड कंपनी यानी प्लेटिंग के कारखाने हैं, 2 आपस में बाजू बाजू में, इधर के 6 लोग इधर के 6 लोग आपस में झगड़ा किए और दोनों ने उधर के ग्रुप में लाके उनके ऊपर एसिड फेंका, उन्होंने लाके इनके ऊपर फेंका। और विषय था किसी औरत का 600 रुपये के काम का कुछ विषय था। तो उसमें वो 2 गुट एकत्रित होकर
पर किंतु मुझे मेरी महानगर पालिका से प्रार्थना ऐसी है, प्रशासन से, कि ये एसिड कारखाने या ये प्लेटिंग कारखाने, इनको जो एसिड दिया जाता है उसका मंथली एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि उस एसिड का उन्होंने कितना यूज़ किया है। इनके पास ज़रा भी स्टॉक में एसिड नहीं होना चाहिए। और प्रदूषण विभाग से लेके सबको मैंने इसके पहले भी लेटर दिया। मैंने अभी आपसे पहले एक चैनल से मेरी उसी बारे में बात चल रही थी कि पिछले 15 दिन से मैंने इसके ऊपर फॉलोअप ले लिया है कि ये जो एसिड कारखाने हैं इनके पास से जो इनका जो पानी आ रहा है, जो महक पूरे प्रभाग में आ रही है। हमारा फुरकान शेख करके हमारा एक कार्यकर्ता है, उसने इसके ऊपर लेटरबाजी की। जब सब चीज़ तथ्य सामने आए तो हम लोग हैरान हो गए। तो MOH को हमने बताया तो उन्होंने उस कारखाने पर उन्होंने भी कार्रवाई की। पर किंतु फैक्ट्री और लाइसेंस डिपार्टमेंट जब उनके ऊपर कार्रवाई करता है तो हमारे देश में कानून ही ऐसे कि किसी की कंपनी ताबड़तोड़ आप बंद नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कोर्ट से परमिशन, लोग कोर्ट में फ़ाइन भर के आते हैं 5,000 का, फिर वापस उसी राह पर लग जाते हैं। तो अधिकारी रोज़ उठकर कोई उसको हर चीज़ को फॉलोअप नहीं ले पाते। किंतु अभी हम लोगों ने पिछले 15 दिन पहले 3-4 कारखाने वालों पे हमने अच्छे से कार्रवाई की और उनके पास से जो एसिड जो डायरेक्ट जा रहा था उनको रुकाने का हम लोगों ने काम किया। किंतु कल का जो विषय है वो कोई एसिड बह के नहीं आया या एक्सीडेंटल नहीं है। वो दो ग्रुप ने आपस में मारामारी की और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एसिड फेंका है। किंतु जो एसिड उनको कैसे अवेलेबल हुआ ये बहुत बड़ी इंक्वायरी की बात है, क्योंकि कारखाने के काम के लिए लाया हुआ एसिड एक दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए नहीं है। तो ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि सामान्य कोई आदमी उसमें जख्मी नहीं हुआ। तो जो गुट झगड़ा करने गए थे वही लोग उसमें जख्मी हुए हैं। मगर साहब, जिस तरह से आपको, जैसा कि मैं भी क्षेत्र में दौरा करता हूं कि आपके वार्ड के अंदर सबसे ज़्यादा, इसके ऊपर क्या आप एक लेटर देंगे या उनकी जांच कराएंगे, क्या उनसे कानूनी कार्रवाई करवाएंगे कि केवल वोट बैंक के लिए आप चुप बैठ जाएंगे? देखिए तिवारी जी, आपका विषय महत्वपूर्ण भी है और ज़रूरी भी है। किंतु आपने कहा कि आपके प्रभाग में ज़्यादा है, तो मेरे प्रभाग में प्लास्टिक स्लम में रहने वाले लोग भी ज़्यादा है। यही गरीब लोग सब उन कारखानों में जाकर कोई वायर बीतने का काम करता है, कोई साफ़ सफाई का काम करता है। ये सब कारखानों में 10-10, 20-20 लोग यहाँ वहाँ पर काम करते हैं। आज वो कारखाने बंद होने के बाद वो 20-20 घर का रोज़गार भी ख़त्म हो रहा है और काम करने वाले और बाकी के कोई कारीगर है उनका रोज़गार ख़त्म होता है। वो जो कंपनी चलाने वाला है वो उड़ जाता है धंधे से। तो ये सब चीज़ें से अच्छा इनको अवेयरनेस कराना ज़रूरी है। इनको धंधा बंद कराने से अच्छा धंधा किस तरीके से आपको करना चाहिए, आपको पॉल्यूशन किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, इस बारे में जानकारी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर कोई नहीं मानता है तो उसके ऊपर कार्रवाई उस तरीके की होनी ज़रूरी है। मैं कभी भी कोई भी धंधा मेरे प्रभाग में चलने वाला बंद हो या उसको हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए या वो होना नहीं चाहिए, ऐसी मेरी कभी भूमिका नहीं रहती। अगर अवैध धंधा कोई है, कोई दारू का धंधा चलाता है या कोई जुए का अड्डा चलाता है, तो उसके पीछे तो हम लोग पड़ जाते हैं। किंतु ये कारखानों में काम करने वाले लोग हमारे इधर के, उनकी घर चलते हैं। एक परिवार, एक जन काम करता है, उसके ऊपर 5 लोग खाना खाते हैं घर में। तो एक कारखाना बंद होने से 20 लोग घर में बैठ जाते हैं, तो 50 लोगों को हम जान से खेलने का काम हमारे माध्यम से होता है। तो इसके लिए आज तक उसको हमने सॉफ्ट कॉर्नर लिया। पर किंतु कल की जो घटना आपके सामने, हमारे सबके सामने है, ये हम सबको अलर्ट करती है कि आप लोगों का भी अलर्ट मोड पर आना ज़रूरी है। क्योंकि कल को इनके पास का एसिड और किसी गलत जगह पर इस्तेमाल हो गया तो समाज में अफरा तफरी का माहौल मच जाएगा। इससे अच्छा पुलिस डिपार्टमेंट और हमारे आरोग्य विभाग के लोग, हमारे फैक्ट्री लाइसेंस के, और हम लोगों ने कल भी मीटिंगें ली है सब, तो ताबड़तोड़ लोगों को ये सबके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो मेरा जिस प्रकार से सर, इसी तरह हनुमान नगर में एक घटना हुई थी जिसको लेकर के वहाँ के स्थानीय नगर सेवक उस समय राजपति यादव थे, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी मीटिंग लेकर के कंपनी, कारखाने और संबंधित विभाग के अधिकारियों को लेकर के लिए, जिस पे उस पर रोकथाम हुई। हमें नहीं बोलता है कि हमारा कारखाने बंद होना चाहिए, मगर जो लीगल में जो प्रोसीजर चलता है, लाइसेंस से चलाना चाहिए, कितने वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए, और अगल बगल के वाले जो चर्म रोग के पीड़ित हो रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों की क्या आपकी भूमिका? देखिए, ये कारखाने जो चलते हैं ना, तो ये सब अपने लाइसेंस, इनके किसी के पास मुंबई में पॉल्यूशन बोर्ड का लाइसेंस नहीं है। ये किसी भी प्लेटिंग के, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कारखाने चलाने वाले ऑल ओवर मुंबई में ये अनऑथराइज ही है। इसको मैं कभी नहीं कहूँगा ये कारखाने ऑथोराइज है, ये अनऑथराइज है। पर आज उनको हर पॉल्यूशन बोर्ड हुआ या हमारी महानगर पालिका हुई, इन्होंने एक प्रोग्राम दिया है कि आपको बाहर ऐसा, आपका फ़िल्टर पानी करने के लिए वो बाहर रखना चाहिए, आपका पानी ऐसे तरीके से जाना चाहिए, आपका एसिड ये होना चाहिए। तो कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तभी ऐसी एक्सीडेंटल घटना हो जाती है। और जिन्होंने नहीं किया उनके ऊपर कार्रवाई तो 100% होने वाली है। साहब, केंद्र में आपकी सरकार है और राज्य में आपकी सरकार है, आपके ही नेता
संजय निरुपम ने एक बात घोषणा की थी कि मैं घर घर लाइट लाके वन विभाग के लोगों को दूंगा, मगर अभी नया अधिकारी आए, मेहिर करके अधिकारी आए, उन्होंने जो लोगों को जैसे ग्रुप बंदी में, जैसे एक ग्रुप में 100 आदमी रहते हैं तो 100 को एक मीटर दिया था और सबका भी मीटर काट करके उनके ऊपर कार्रवाई किया है। तो ऐसे घर में सब लोग अंधेरे में रह रहे हैं, तो आपके नेता के ऊपर भी सवालिया निशान उठता है, आपकी सरकार के ऊपर, इस पर क्या कहें? मेरे नॉलेज में ऐसी कोई घटना नहीं है तिवारी जी, आप कह रहे हैं मीटर काट दिया है। कुछ लोग जो लाइट चला रहे हैं, ये लाइट का जो प्रोजेक्ट मीटर का प्रपोजल है ये मैंने किया हुआ है, इसके लिए मैंने मार खाया, मैंने आंदोलन किया, मैंने अदानी को ताला मारा है, हमें मालूम है तकलीफ़ क्या हुई। उस समय पे ऐसा हुआ कि हम लोग फॉरेस्ट में डायरेक्ट लाइट नहीं दे सकते, तो आप फॉरेस्ट के बाउंड्री के बाहर एक इंडस्ट्रियल मीटर, जिससे ज़्यादा लोगों को हम लोग लाइट सप्लाई कर सके, हैवी मीटर, जिसको उन्होंने नाम दिया प्रोजेक्ट मीटर। उसका टैरिफ भी उन्होंने रेजिडेंशियल रखा और वो टैरिफ, वो मीटर में से 100 घर को लाइट देने का काम हम लोगों ने उस समय पर किया। किंतु उस समय ऐसा था कि मेरे इतने घर नहीं थे चारों तरफ कि मैं सब घर से लोगों को मीटर लेके उधर डोंगर में लाइट दे सकूं। तो जब ये प्रपोजल आया तो विरोधी पार्टी के लोग भी कुछ उसमें ताबड़तोड़ इन्वॉल्व हो गए, जिनका पक्की बस्ती में कनेक्शन अच्छा था, उन्होंने उधर से ये मीटर लेके लोगों को दिए। और समय के साथ वो मीटर का यूनिट पड़ता है 12-15 रुपया यूनिट गिरता ही है, क्योंकि उनको टैरिफ बेनिफिट नहीं मिलता। आपके और हमारे घर में पहले 100 यूनिट फ्री है, उनको वो चीज़ नहीं मिलता कि एक साथ 100 घर लाइट चलाते तो हेवी लोड आ जाता है। किंतु ये लाइट चलाने वाले लोग ऐसा कर रहे थे कि ये लोग दिन में लीगल लाइट चलाते थे और रात में चोरी का लाइट चलाते थे, और 50-100 घर लाइट वापरने के बाद भी इनका लाइट का बिल 5,000, 10,000, 15,000 आ रहा था, जबकि शुरुआत में यही लाइट बिल 50,000, 60,000, 70,000 आता था और लोग अपना कंट्रीब्यूशन करके वो दे रहे थे। तो जो आप कह रहे हैं ना, तो ये लाइट चोरी करने का काम इन्होंने किया कि वो मीटर से निकाल के डायरेक्ट ये लोग लाइट चोरी कर रहे थे। तो उन्होंने उस हिसाब से जितना एम्पियर लोग यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से उन्होंने अपने कैलकुलेशन करके बहुत सारे लोगों पे फाइन मारा है, क्योंकि लोगों से तो आप 2,000 ले रहे हो और अदानी को खाली 5,000 दे रहे हो। आप 2,000 एक तकरीबन 100 घर से आप 2,000 रुपया ले रहे हो और अदानी को आप बिल कितना भर रहे हो, 5 से 7,000 रुपया। मतलब एक मीटर के पीछे आप लोग 1,97,000, 90,000, 80,000 एक मीटर के पीछे लाइट माफिया ही कमा रहे थे। ये बात सच है। तो उनके ऊपर अदानी ने उनके लॉ के तहत कार्रवाई की है। आज तक इन्होंने 2-3 साल ये करा है। अभी कोई अच्छा अधिकारी जो वो हर चीज़ पे बारीकी ध्यान रखने वाला आ जाता है तो वो करता है, और उसमें सभी पार्टी के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पार्टी के हैं, सभी पार्टी के लोगों ने मौका लिया, जिसने जहाँ से मेरी पहचान से मीटर मिला उसके पहचान से मीटर मिला और उन्होंने ये व्यवसाय किया। लोगों से तो आप पैसा उतना ले रहे हो पर अदानी को आप नहीं दे रहे हो, तो उसके ऊपर अभी उन्होंने कार्रवाई की। इस बारे में एक जाहिर मीटिंग भी मैंने संडे को हमारे इधर प्रभाग में रखी है। अच्छा साहब, मेरा एक सवाल है कि और बीएमसी में भी आपकी सरकार हो गई, महापौर आपका, सब कुछ आपका, उसके बावजूद भी जो अभी गार्डन है डिपार्टमेंट है, ऐसे लोगों को 2-2 महीने, जैसे आपको महबूबा सालवी का मैदान है उसमें 15 से 20 लोगों को 2 महीने से पगार नहीं मिला है, अब लोगों को काम बंद करने के लिए धमकी दे रहे हैं, उस पर क्या कहना है? तिवारी जी, आप अभी मेरा इंटरव्यू लेने आए, जब वो लोग आपको मिले तभी आप मुझे मुद्दा पूछ रहे हो। वो लोग मुझसे मिलने आए थे, वो अपनी तकरार बताने आए कि दादा हम लोग काम कर रहे 2 महीने से पगार नहीं आया। तो मैंने ताबड़तोड़ आपके सामने ही फ़ोन करके जो अधिकारी संबंधित थे उनका बरोबर किया, उनको बोला कल तक पगार नहीं मिला तो आके मुझे बोलो। तो ये तो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं, बस 200% जो विषय मेरे तक आ गया तो उसको मैं पूरी तरह से फॉलोअप लेता हूँ। अगर मुझ तक नहीं आया, मुझे मालूम नहीं, तो मैं बेवजह किसी विषय में जाता नहीं। अगर कोई मेरे पास आ गया दरख्वास्त लेकर तो फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने की भी मेरी तैयारी रहती है। मैं स्टार्ट करता हूँ तो फिर उधर तक ही काम करता हूँ। अब मेरा एक लास्ट सवाल है कि जिस तरह से लाडली बहन के लाडला भाऊ एकनाथ शिंदे और आपके उप मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने घोषणा किया था कि लाडली बहन का कोई भी जो राशि आ रही कभी बंद नहीं होगा। 3 महीने से, क्या चुनाव जब से हुआ तब से बंद कर दिया गया, क्या कहेंगे, मिलेगा? देखिए, लाडली बहन योजना जब शुरू हुई तब उसमें कुछ नियम दिए गए थे कि आपके घर में 4 चक्का वाहन नहीं होना चाहिए, आपके घर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, आपका उत्पन्न इतना इतना नहीं होना चाहिए, सब उसमें पहले फॉर्म में लिखा हुआ है। तो उस समय सरकार ने जब ये योजना लागू की थी तो सब लोगों ने फॉर्म भर दिए, तब उस समय पे वेरिफिकेशन उतना नहीं हो पाया। तो आज जब वेरिफिकेशन हो रहा है, अब जिसके घर में 4 चक्का गाड़ी है, जिसका आदमी गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई आदमी पुलिस में है,
किसी का आदमी बीएमसी में है, तो उनको सरकार के पास से ऑलरेडी एक जगह से पैसा आ रहा है, और सरकार की किसी दूसरी योजना से तुमको अगर पैसा आ रहा है तो तुमको ये पैसा नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर क्योंकि तुमको ऑलरेडी सरकार से मदद आ रही है। और ये किसके लिए था? जो बहनाएं गरीब है, जो घर काम करने जाती, जिनका कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो ऐसी महिलाओं के लिए योजना थी। तो उस समय पे बहुत लोगों ने वो फॉर्म भरे गए, उनके माध्यम से भरकर लोगों ने उसका फ़ायदा लिया। किंतु सरकार ने जब उसका वेरिफिकेशन करना शुरू किया तो इसमें ये सारी चीज़ें सामने आई। तो ज़रूरतमंदों को तो मिलना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है, जो सही में इसके लिए पात्र है, उसको मिलना चाहिए, ऐसा कोई भी माइनस नहीं हुआ है। किंतु जिसके घर में उत्पन्न ऑलरेडी है, जिसको सरकार के पास से एक दूसरी योजना से पैसा आ रहा है, जिसके घर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, जिसका उत्पन्न बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों को इन सबकी ज़रूरत नहीं है। तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम शासन ने किया है। क्रॉस क्वेश्चनिंग करना मेरा अधिकार होता है। जिस तरह से वैभव दारा भटकर से मैंने कई सवालें की, उन्होंने कई खट्टे मीठे सवाल का हमारे जवाब दिया, मगर तोड़ मरोड़ के दिया, जिस तरह से आप जानते हो, बचने की कोशिश की। दोस्तों, ये सबसे बड़ी सौभाग्य है। अभी बारिश का समय आ गया है। सरकार दादा की है, केंद्र में है, राज्य में है, महानगर पालिका में है। अब कितना सफलता मिलती है तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं दर्शकों आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब बारिश का समय आएगा तो मेट्रो दिनांक चैनल और जस्टिस 24 और मेट्रो दिनांक समाचार पत्र आपके साथ में है। जो भी मुद्दा होंगे आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। भले दादा ने कहा है, मैं कितना सच्चा कितना झूठा वो मैं आपको साबित करने की कोशिश। शिवसेना के युवा नेता हम मानते हैं उनको, युवा नेता और संसद सम्माननीय श्रीकांत शिंदे साहब ने लोकसभा में एक प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने नक्सलवाद की बीमारी पैदा की थी। उनका ये कहना था मात्र एक गांव से पहले नक्सलवाद शुरू हुआ था, फिर 12 राज्यों में गया और 12 राज्यों के बाद 200 जिलों में ये नक्सलवाद पैदा हुआ। और आज केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार मिल करके जिस तरह से गढ़चिरौली जैसे क्षेत्रों में से नक्सलवाद खत्म करने का काम किया है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे बीच में विभाग प्रमुख सम्माननीय वैभव भरटकर साहब हैं। मैं उनसे जानने की, जिस तरह से उन्होंने दावा किया कांग्रेस को नक्सलवाद की बीमारी बता दिया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता तो नहीं हूँ, किंतु अभी आपने सवाल पूछा तो उसके ऊपर मैं ज़रूर ऐसा कहूँगा कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब हमारे शिंदे साहब के बेटे हैं और पिछले 3 बार से कल्याण डोंबिवली लोकसभा से वो 15 साल कंटिन्यू वहाँ सर जीत के आए। लोगों से ग्राउंड पे जुड़ा हुआ एक व्यक्तिमत्व है, लोगों के बीच काम करने वाला, युवाओं की एक प्रेरणा स्थान है। और उनका हर एक चीज़ आप भाषण देखो लोकसभा का, उन्होंने जो भी प्रेजेंटेशन आज तक किया है वो अभ्यासपूर्वक रहता है। जो आपने नक्सलाइट एरिया के बारे में कहा तो उसका उन्होंने उतना स्टडी किया। वो पेशे से एक अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर है और एक उसके बाद डॉक्टर उनका पेशा, वो खासदार, उनके पास एक अच्छी इंसानियत है। वो ग्राउंड पे लोगों के साथ जुड़े हुए व्यक्तिमत्व है। आप थाना से जाओ, कल्याण डोंबिवली, उनके क्षेत्र में आज इतनी बड़ी देश की जवाबदारी उनके पास होते हुए भी अपने प्रभाग में, अपने विभाग में, अपने लोकसभा में सही समय पर लोगों को समय देकर उनके साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। गठन नेता होने के बावजूद उनको अपनी जवाबदारी उस तरह से पूरा करते, हमने देखा है उनको नज़दीक से। वो काम करने का उनका बहुत अच्छा तरीका है और मुझे वो पसंद आता है। क्योंकि जब मैं आपको बताऊं तिवारी जी, 2022 में जब मैंने प्रवेश किया था, जब शिंदे साहब और ये लोग सब गुवाहाटी चले गए थे, उस समय पर अपने पिता के लिए एक गाड़ी के ऊपर खड़े रहकर भाषण कर लोगों को कन्विंस करने वाला, अपनी बात रखने वाला एक नेता हमने श्रीकांत शिंदे के माध्यम से देखा है। तो वो एक प्रेरणा थी कि वो एक थाना में चारों तरफ से लोग उसके बीच में गाड़ी पे खड़ा रहकर वो एक मस्के साहब और वो दोनों खड़े हैं और वो भाषण कर रहे, लोगों को बता रहे ये घटनाएं क्या है कैसी, और उन्होंने थाना संभाला। तो अपने पिता के पीछे उसकी रुतबे को संभालने का काम शिंदे साहब का, श्रीकांत शिंदे साहब ने बहुत बखूबी निभाया है। तो लोकसभा में उन्होंने जब हनुमान चालीसा कही, वो भी आपने देखी रहेगी, आज तक किसी नहीं किया, पर उन्होंने उस तरीके से उसको प्रेजेंट किया, सामने वाले का मुँह चुप कराया। और जब भी वो बोलते हैं तो वो विरोधकों को बहुत दहशत निर्माण करते हैं, क्योंकि श्रीकांत शिंदे जब खड़ा होने वाले रहते उनके बेंच पे, तो सामने बहुत ज़्यादा लोगों में हलचल मच जाती है, आज ये क्या हमारे ऊपर बम डालने वाले हैं। और अभ्यासपूर्वक उनका हर एक वक्तृत्व उनका अभ्यासपूर्वक रहता है, उसका स्टडी करते हैं, सब पुरावों के साथ वो बात करते हैं। इसके लिए एक प्रभावी वक्ता भी है, एक प्रभावी सांसद भी है और एक होनहार बेटा भी है वो। जिस तरह से दादा अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है, मुंबई ठाणे शिवसेना का स्ट्रांग प्लान मेरे मेट्रो दिनांक समाचार पत्र में मैंने पुलाइज किया है, तैयार किया गया। श्रीकांत शिंदे को पूरी कमान सौंपी गई है और शिवसेना ने राज्य के सभी लोकसभा क्षेत्रों में
संपर्क प्रमुख स्थापित कर दिया है, स्थापित किया, नियुक्त किया है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? सचमुच प्रभाव पड़ेगा कि लॉलीपॉप है? जी नहीं, हमारे पार्टी के संगठन का एक काम करने का तरीका है। मैं भी नंदुरबार बुल्ढाना जिलों का निरीक्षक था। आज वहाँ पर आप देखो, नंदुरबार में भी हमारे आमदार आए जीतकर, हमारे लोकसभा के खासदार भी वहाँ पर है। तो शिंदे साहब जब गाइडलाइन देते हैं आपको कि ये स्टेप पे जाके आपको वहाँ पर काम करना है, और 15-15 दिन जाकर वहाँ पर हर एक कार्यकर्ताओं को, क्योंकि स्थानिक कार्यकर्ताओं से लोग मन की बात नहीं कह पाते, इनसे क्या तकलीफ़ है शिंदे साहब तक पहुँचाने के लिए नहीं बात करते। तो हमारे जैसे लोग जब बाहर से जाते हैं तो पर्सनली जब हम लोग उनको समय देते तो खुल के सारी बातें बोलते हैं, किस वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें साहब तक आती है तो उसके ऊपर सॉल्यूशन निकलता है। वहाँ की लोक समस्या क्या है जिसके ऊपर कोई इग्नोरेंस दे रहा है, किस नेता के पास गए हो काम नहीं कर रहा है। तो ये जब बॉडी तैयार होकर जब जाती है लोगों के बीच में, तो पार्टी के कार्यकर्ता सामान्य लोग आकर मिलते हैं और बताते हैं। तो उससे जब उसके ऊपर एक्शन होता है, और शिंदे साहब का तरीका आपको मालूम है, वो रीज़न नहीं देते, वो जगह पर उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। कोई भी हो, तुम्हारी नागरिक समस्या हो या कोई भी विषय हो, उस पर शिंदे साहब ने देखता हूँ बघतो अगर ये सब उनके पास सिस्टम में नहीं है, वो जगह पर फ़ोन लगाएंगे, ये काय आहे ते मला रिपोर्ट करा लगेच। तो ये इससे क्या हो जाता है, जब ये टीम लोगों के दरवाजे में जाती है, लोगों से मिलने जाती है, तो कार्यकर्ता उत्स्फूर्त रीत्या सब चीज़ बोलते हैं। तो उससे संगठन में बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है, संगठन मजबूत होता है। आज आप देखोगे 3 साल के भीतर पार्टी हमारी काम कर रही है, जिसने 8 खासदार जीता कर लाए, 60 आमदार जीता कर लाए, स्टेट में फिर से अपनी सरकार लाई। ये मुंबई महानगर पालिका में हम सत्ता में, हम स्टेट में सत्ता में, हम सेंटर में सत्ता में। 3 साल के अंदर एक अलग भूमिका लेकर अपने आप को उस तरह से प्रेजेंट करके रखना, एक महाराष्ट्र का ऐसा देखने जाए। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी 125 साल की उनको पीछे इतिहास है, पर हम लोगों को तो 3 ही साल का इतिहास है। 3 साल के बीच 3 साल के इतिहास में साहब आप लोगों ने जो हासिल किया है, अभी लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं, काश आपके खासदार ज़्यादा है तो उथल पुथल मचेगी या पार्टी बीजेपी से छोड़ेंगे तो? बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी शिंदे साहब हम लोग का एक रिश्ता अलग है। हर चीज़ लोगों को, बाहर विरोधियों को देखने के लिए क्या लगता है वो उस पर हम लोगों को जो साहब का हर डिसीजन हम लोग मानते हैं, और साहब जो बोलेंगे वही सब करना है। पर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बातचीत नहीं है कि बुरी माहौल, ऐसा विरोधियों को खुश हो जाए, ऐसा कोई माहौल नहीं है। वो सब छोटी छोटी चीज़ें तो हर पार्टी में घर में होती है, तो कहीं पे भी होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का एक अच्छा बॉन्डिंग है। मगर जिस तरह से एक बात मैं अंदर अंतःकरण से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे से आप कितने बार मिले, कब मिले? उनका जो आप कार्यकर्ताओं के साथ, सबसे बड़ा जो कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होते हैं वही मेन होते हैं, उनका बर्ताव आप लोगों के साथ में कैसा रहा? देखिए, शिंदे साहब के बेटे श्रीकांत शिंदे साहब बहुत ही अच्छा नेता है। वो बहुत सादा सिंपल और लोगों से मिलने वाला व्यक्तिमत्व है। हम लोगों को अगर आप काउंटिंग में पूछे आप कितने बार मिले, तो मैं तो 50-60 बार कहूँ तो भी कम है, क्योंकि हम लोग वर्षा बंगले पे साहब के सामने हमेशा रहते, तो हमेशा डॉक्टर साहब वहाँ पर मिलते थे और अच्छे से बातचीत करके मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भी ताकत देने का काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया। लोकसभा के टाइम पे मुझे उन्होंने निरीक्षक बनाकर भेजा, बुल्ढाना भेजा, नंदुरबार भेजा। उत्तर पश्चिम लोकसभा जब चुनाव होने वाला था तब यहाँ का मुझे निरीक्षक डॉक्टर साहब ने बनाया था। तो उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, साहब ने दी, तो हम लोगों ने निभाई हुई है। और आप उनके प्रति जो आप संगठन के बने, संगठन कौशल्य अच्छा है उनके अंदर, बहुत अच्छा संगठन कौशल्य है। उनका डिसीजन अच्छा रहता है, उसके ऊपर कभी ऐसा हमारी पार्टी में भी कोई किसी को तकलीफ नहीं होती। दिल से, ऐसी नहीं बाहरी बात नहीं बता रहा हूँ, सब लोग मानते हैं उनको, काम अच्छा तरीका, काम का तरीका। मगर आप मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो एक कमान सौंपा है एकनाथ शिंदे साहब ने, उनको पूरी सफलता मिलेगी? सफलता जरूर मिलेगी। पिछले समय में भी लोकसभा का उन्होंने ही काम किया था, विधानसभा में भी उन्होंने काम अच्छे से किया था। थाना से लेके आप ठन्ना, कल्याण, डोंबिवली, वो सब उधर का जवाबदारी डॉक्टर साहब ने पर्सनल हैंडल किया। उसके अलावा मुंबई भी हैंडल किया था। तो उनको काम का तरीका है, अच्छे से अभ्यास है उनका। धन्यवाद भरटकर साहब। दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरह से मैंने केंद्र सरकार से रिलेटेड सवाल थे, मगर मैं जानने की कोशिश करता हूँ क्या ये जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं
जमीनी पदाधिकारी, विभाग प्रमुख है, ऐसा इनके साथ में कैसा बर्ताव है, ये मैं जानने के लिए क्रॉस क्वेश्चन करके घुमा फिरा के, मैं भी एक पत्रकार होने के नाते मैंने सवाल किया जानबूझ के। मैं जानता हूं कि ये केंद्र सरकार का से रिलेटेड प्रश्न है और राज्य से रिलेटेड प्रश्न है, मगर फिर भी जानबूझ के मैंने कि कार्यकर्ताओं में कैसा उनका बर्ताव है, जो कि कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होते हैं। जो सफलता मिलती है कार्यकर्ताओं से मिलती है, मगर जिस तरह से वैभव हरवड़कर साहब ने बहुत अच्छे निर्भीक होकर के उन्होंने प्रश्नों का जवाब दिया, इसके लिए मैं मेट्रो दुनिया चैनल और जस्टिस 24 की तरफ से उनको मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।